कल कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ था ना? सब कर लिया था कि कुछ छोड़ा था? सब कर दिया था। सॉरी। हो गया सब था कर सारे लिया था क्वेश्चन। सर। ओके। सर हम्म। सर वो आपने कल एक क्वेश्चन कराया था ना जिसमें हमें फ्लक्स बी था 2t² - 3t+1 × t और हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना था t = 2 होगा, याद सेकेंड नहीं। वाली। कैसा मैं फिगर था? क्वेश्चन बताओ ना। ऐसा इन्वर्ट मैं फ्लक्स, इन्वर्ट फील्ड था। हाँ हाँ, और अंदर एक हाँ, सर्कल इन्वर्ट फील्ड था। कितना था? टू टू टी टेस्ला था स्क्वायर नहीं? अच्छा, वेरी। हाँ, टू टू टी टी स्क्वायर। स्क्वायर माइनस 3t+1 -3t हाँ, + 1 और टेस्ला। t। हाँ हाँ, और हाँ। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ और एरिया फ्लक्स कितना? निकालना था t = 2 सेकेंड। एरिया था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये तो बड़ा आसान था यार। हाँ, तो फ्लक्स का वो फॉर्मूला क्या होगा? बी इंटू। हाँ, बी कितना है? 2t² - 3t+1 इंटू हाँ एरिया। एरिया कितना होगा? 10⁻³ ना सर, वो d/dt में मैंने -3 रेट ऑफ कहाँ से चेंज ऑफ आया? फ्लक्स तो मल्टीप्लाई कर लो। सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में नहीं करेगा बेटा। अरे मैंने मीटर को देख, सॉरी, मैं वही गलती थी। हम्म। और कोई? नहीं, बाकी सब ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। फैराडेज लॉ क्वांटिटेटिवली, यहां से मेन क्वेश्चंस चालू होते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, दैट इफ समथिंग, मतलब उन्होंने क्या नोटिस किया? व्हाट फैराडे नोटिस्ड, इफ देयर इज अ लूप व्हिच is connected to a sensitive galvanometer, and if a magnet, north pole facing this loop was brought closer to it, so till the time the magnet is moving, that is there's relative motion between magnet and coil, जब तक ऐसा हो रहा है तब तक इसमें जो कॉइल है, कॉइल में करंट फ्लो होता है, करंट फ्लोज इन द कॉइल। आई रिपीट, till there's a relative motion between coil and magnet, there is current in the coil, though there is no source of EMF. इसी को उसने induced current और EMF generated is he named as induced EMF and phenomena was named as electromagnetic induction। इतना हमने पढ़ा था। फिर क्वेश्चन ये आया, फैराडे ने सोचना स्टार्ट किया, जब रुका था तो नहीं चल रहा था करंट, बट व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन करंट स्टार्ट्स। तो ऐसा क्या चेंज हो गया? तो पहले उसने दिमाग लगाया कि शायद फील्ड चेंज हो गया, और बात ठीक भी दिख रही थी कि फील्ड चेंज हो रहा था। बट कुछ एक केसेस ऐसे भी देखे उसने जिसमें फील्ड नहीं चेंज होता है। हाँ, जैसे अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रख दो तो इसमें फील्ड तो नहीं चेंज हो रहा है। तो अगर कॉइल आप घुमाओ, इसमें कॉइल अगर आप रोटेट करते हो अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू, कैसे भी आप रोटेट करते हो, तो ही ऑब्जर्व सम करंट इन द कॉइल। मतलब फील्ड नहीं भी चेंज होने से कुछ तो करंट आ ही रहा है ना। देन ही कंक्लूडेड, द फाइनल कंक्लूजन वाज मैग्नेटिक फ्लक्स का कुछ चक्कर है। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो करंट फ्लो होता है, इंड्यूस्ड करंट आता है। तो यहां तक वो पहुंच चुके थे कि इंड्यूस्ड करंट आता किसकी वजह से है? इंड्यूस्ड करंट इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ कॉइल। ठीक है, सो क्वालिटेटिव आइडिया मिल चुका था। व्हाट इज क्वालिटेटिव आइडिया? whenever there's a change in magnetic flux associated to any coil, whenever there's change in magnetic flux associated with a coil, that is a loop or coil, then some EMF is induced across, EMF is induced in the coil and current flows due to that induced EMF in the coil. तो ये qualitative idea है। Now quantitative idea, तो Faraday's law says that EMF induced
induced in a coil is directly proportional to, this is quantitative, proportional to rate of change of flux, rate of change of flux with respect to associated with it. ये कहानी, ठीक। ये स्टेटमेंट आप वापस रीड कर लो। क्या लिखा है? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल is directly proportional to rate of change of flux, is directly proportional to rate of change of flux with respect to time. मतलब क्या? इतना तो हमको श्योर हो गया था कि फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है, बट कोई क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है क्या? इज देयर एनी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप? So yes, there is. In fact, they say there is a proportionality between EMF induced in the coil and rate of change of flux with respect to time. इसके लिए हमने पिछले 2 लेक्चर में फ्लक्स खूब पढ़ा, चेंज इन फ्लक्स कैलकुलेट करना सीखा, राइट? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी 1-2 क्वेश्चन में किया हमने, डीबी बाई डीटी भी करके देखा। तो यही यहाँ पे हमको करना है। तो वहां पर क्या लिखा? फैराडे ने क्या बोला था? EMF induced across coil is d phi by dt. That is, actually पहले तो स्टेटमेंट में proportionality लिखा हुआ, but if all the quantities are taken in SI units, then there is not only proportionality, in fact there is a perfect equality. तो स्टेटमेंट में आप देखोगे तो proportionality लिखा हुआ है, but the next statement which is written in books is if all the quantities are taken in SI units, then EMF is equal to d phi by dt. EMF induced in the coil is equal to d phi by dt, rate of change of flux with respect to time. Then, if you club it with Lenz's law, which we'll discuss in next topic, we get another expression, E is equal to minus d phi by dt. Minus sign comes from Lenz's law. Negative sign comes from Lenz's law. वो कहाँ से आया अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा, बस इतना समझ लो, comes from Lenz's law, ठीक ना? समझो अगर यहाँ पे एक कॉइल था जिसमें एक ही टर्न था और आपने मैग्नेट यहाँ पे रखा है, तो इसका जो फ्लक्स है उसके चेंज होने की वजह से, मतलब मैग्नेट अगर आप मूव करोगे, इफ यू मूव दिस मैग्नेट, देन there will be change in magnetic flux associated with this coil due to movement of this magnet. अब देखो उसकी वजह से इसमें लूप में, इस लूप में एक EMF इंड्यूस हुआ जो आपका गैल्वेनोमीटर दिखाएगा, ठीक है, करंट दिखाएगा। अब अगर इसमें एक टर्न की जगह 2 टर्न होते तो वो दोनों में सेम फ्लक्स एसोसिएट हो रहा, लिंक हो रहा है, सेम फ्लक्स इज लिंक्ड विद बोथ द टर्न्स, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो डबल हो जाएगा। तो दोनों ही टर्न्स, दोनों ही लूप्स उस चेंज इन फ्लक्स की वजह से करंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर अगर 3 टर्न्स होते हैं तो 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, if there are n number of turns, so each turn contributes to induced current, and we say induced EMF gets added, or we say induced EMF gets added. So ये है आपका Faraday's law। क्या? EMF induced in a coil is directly proportional to rate of change of flux associated to coil with respect to time. So if phi be the flux associated with the coil or one loop of coil, then EMF is d phi by dt. In next step, I have put minus sign. Why minus sign? That comes from Lenz's law. वो हम लोग next chapter, next topic में discuss करेंगे क्या होता है। Then next we have written n turns. N is what? Number of turns in the coil.
तो व्हाट इज नंबर ऑफ टर्न्स? भाई अगर एक से ज्यादा टर्न्स होंगे तो हर एक टर्न कंट्रीब्यूट करता है किसमें? फ्लक्स में। तो एक टर्न से लिंक्ड फ्लक्स अगर फाई है तो n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो n टाइम्स ऑफ फाई हो जाएगा। तो सब में फ्लक्स चेंज होगा तो सब में से करंट आएगा, इंड्यूस करंट सब में आएगा, राइट? तो ईएमएफ इज माइनस n डी फाई बाई डी टी। क्लियर है? हाँ सर। हाँ हेलो। सर। So EMF induced in a coil is minus n d phi by dt. आप देखो, अगर इंड्यूस्ड करंट की बात करो आप, तो सपोज there's a coil and is connected to a resistor. There's a coil and is connected to a resistor. Then इससे करंट कितना फ्लो होगा? तो EMF induces minus n d phi b by dt, ये हो गया। तो I is E by R। ओम्स लॉ यहाँ पे भी लगना है आपका, ओम्स लॉ यहाँ पे लगना है, ये रेजिस्टेंस का डेफिनेशन यहाँ पे भी करेक्ट है, वैलिड है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में भी E इज इक्वल टू आई आर लगता है। तो I इज इक्वल टू E बाय R, तो माइनस n बाय R d phi by dt। दिस इज करंट थ्रू द कॉइल या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज फील करी थी कि अगर फ्लक्स चेंज कराओगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा या इंड्यूस्ड करंट आएगा। बट अब उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, क्या रिलेशन है, कुछ इक्वालिटी है, कुछ प्रोपोर्शनलिटी है। तो यस, देयर इज प्रोपोर्शनलिटी। एंड व्हाट इज दैट प्रोपोर्शनलिटी? if if phi rate of change of flux with respect to time is d phi by dt, then E is equal to minus d phi by dt। n number of turns के लिए माइनस n कहते हैं, करंट के लिए अपॉन r कहते हैं। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विथ लेंज लॉ फर्स्ट। लेंज लॉ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसके बाद अगले टॉपिक में जाता हूं। जी, Lenz law. Lenz law is one of the corollaries of law of conservation of energy. Yeah? Law of conservation of energy. Theoretical deduction of law of कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कुछ नहीं अलग से, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक डिडक्शन है, थ्योरेटिकल डिडक्शन है। क्या? लेंज लॉ। क्या लिखा हुआ है? जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहां से आप नॉर्थ पोल लेके आओगे, ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट? ईएमएफ इंड्यूस होने से इसमें एक करंट आएगा। अब ये करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज करंट होगा या एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अगर मैं मैग्नेट के साइड से देख रहा हूं तो ईदर द करंट इन इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल वुड बी क्लॉकवाइज और इट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज। तो सवाल है कि कैसा होगा? तो वहां पे क्या लिखा है लेंज लॉ में? EMF induced in the coil, डायरेक्शन की बात करेंगे हमें, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट और an coil is such that it can nullify the cause, it can nullify the cause which induces it. Yeah. Direction of induced current in coil is such that it can nullify the cause which induces it. ठीक है, आप बोलोगे ये क्या नई चीज लिख दी सर आपने?
तो इसको क्या मतलब है समझाता हूँ। ये देखो, यहां से कॉइल रखा हुआ है, ठीक है, कॉइल, राइट, इधर पे गैल्वेनोमीटर लगाना, इधर रखा आपने नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल आप पास लेके आ रहे हो, ठीक, तो नॉर्थ पोल पास आने की वजह से इस साइड से जो इनवर्ट फ्लक्स है, एक्चुअली 3D फिगर इसके लिए समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये कॉइल है, राइट, मेरे पास कॉइल जैसा कुछ है, ये कॉइल है, ठीक है, जैसा कॉइल। अब अगर मैं यहां से नॉर्थ पोल पास में लेके आ रहा हूं, तो इसमें इन जो फ्लक्स जा रहा है, जो फ्लक्स अंदर जा रहा है, ये फ्लक्स क्या करेगा, ये फ्लक्स बढ़ जाता है। तो ये फ्लक्स कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेगा, इधर पे इस फेस पे नॉर्थ पोल बनाने की कोशिश करेगा, सो दैट लाइंस इधर से बाहर आए। इधर से नॉर्थ पोल आप ला रहे हो पास में, तो इससे लिंक्ड फ्लक्स, इनवर्ट फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसको नलीफाई करने के लिए खुद को ये नॉर्थ पोल बनाने की कोशिश करेगा। नॉर्थ पोल बनाने के लिए क्या करेगा, तो नॉर्थ पोल क्यों बनाएगा, ताकि यहां से कुछ लाइंस निकले और इसकी लाइंस को रिपेल कर सके और ये लाइंस फिर बाहर से चले, सो दैट टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स को वो मेंटेन कर सके। तो इस फेज से नॉर्थ पोल दिखना चाहिए यहाँ पे। तो इस फेज पे करंट कुछ ऐसा आएगा कि यू विल सी नॉर्थ पोल इन दिस फेज। तो इस फेज में नॉर्थ पोल दिखने के लिए आपको इस फेज में एंटी क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए। तो इस साइड से अगर आप देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। अब बता दो कितनों को समझ में आया, कितनों को समझ में नहीं आया। हेलो, आया सर। आगे okay, so AM is what? AM is to nullify the cause which induces it. अगर आप इसको इधर लाओगे तो ये फेस पे एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। अगर आप कुछ दूसरा चेंज करते हो, समझो अगर आप साउथ पोल पास लेके आते हो, ये कॉइल है, ठीक है, अगर आप साउथ पोल पास लेके आते हो तो इससे लाइंस बाहर जा रही थी, तो इस फेज का आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ गया। अब इस फेज से निकलने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसको क्या करना है, इसको नलीफाई करना है। तो ये फेज पे वो साउथ पोल बना लेगा, सो दैट इधर से लाइंस आने लगे। इधर 100 लाइन जा रही थी, अभी लाइन कम होने लग गई, सॉरी बढ़ने लग गई, ये वाली मुझे कम करनी है, तो मैं ये फेज पे साउथ पोल बना लूंगा, राइट। तो ये फेज पे, अगर इस फेज पे देखोगे आप, तो करंट आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा, क्योंकि उसको इस फेज पे से लाइंस निकालनी है, क्योंकि ये वाली लाइंस बढ़ रही हैं, तो ये वाली लाइंस उसको कम करनी है। तो उसके लिए इधर से कुछ लाइंस बुलानी पड़ेंगी, तो उसके लिए खुद साउथ बनाना पड़ेगा उसको, तो क्लॉकवाइज। या और देसी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, फ्लक्स हटाई दूं, तो ये नॉर्थ पोल पास ला रहे हो, तो ये बोलेगा नॉर्थ पोल दूर जा। तो इन ऑर्डर टू रिपेल दिस नॉर्थ पोल, इट विल इंड्यूस अ नॉर्थ पोल ऑन दिस फेस। ये फेस पे नॉर्थ पोल इंड्यूस करेगा। अब ये पोल पे, ये फेस पे नॉर्थ पोल इंड्यूस करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ये फेस पे एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाना पड़ेगा। ये फेस पे एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाना पड़ेगा। समझा? हाँ सर। हाँ सर। और अगर आप साउथ पोल पास में लेके आ रहे हो, तो वो साउथ पोल को रिपेल करने के लिए ये वाले फेस पे साउथ पोल बना लेगा। तो ये फेस पे साउथ पोल बनाने के लिए ये साइड से उसको क्लॉकवाइज करंट दिखाना पड़ेगा। याद है, क्लॉकवाइज मींस साउथ पोल, ऐसा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ऐसा नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट, साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज करंट, नहीं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट आता है तो नॉर्थ पोल बनता है, अगर क्लॉकवाइज करंट आता है तो साउथ पोल बनता है। तो अगर आप नॉर्थ पोल किसी मैग्नेट का कॉइल के पास लेके आओगे, तो कॉइल जो मैग्नेट को फेस कर रहा है, तो वहां पे नॉर्थ पोल बनाएगा, सो दैट उसको रिपेल कर सके, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो। और अगर साउथ पोल पास लेके जाओगे तो उधर को क्लॉकवाइज करंट बनाएगा, सो दैट इट कैन इंड्यूस साउथ पोल। ओके, और एग्जांपल देख लो। सपोज करो यहाँ पे बोर्ड में इनवर्ड फील्ड है, ये इनवर्ड फील्ड है, इनवर्ड फील्ड है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इनवर्ड फ्लक्स इस कॉइल से एसोसिएट हो रहा है। ये कॉइल है जिससे इनवर्ड फ्लक्स आ रहा है। अब फील्ड इज रिड्यूसिंग, बी इज डिक्रीजिंग,
तो कॉइल से जो इनवर्ड फ्लक्स है, ये वाला फ्लक्स कम हो रहा है, तो ये फ्लक्स अगर कम हो रहा है तो इस फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस फ्लक्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पे साउथ पोल आना चाहिए, साउथ पोल आने के लिए इसमें क्लॉकवाइज करंट आना चाहिए, तो इंड्यूस्ड करंट इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है। सही, ये वाला और एक बार बताओ ना। सी, यहाँ पे एक इनवर्ड फील्ड है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो बोर्ड में अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसा फील्ड है। अब यहाँ पे एक रखी हुई है कॉइल, यहाँ पे एक कॉइल रखी हुई है, ये कॉइल में फ्लक्स जो है वो इनवर्ड्स है, ये कॉइल में फ्लक्स जो है वो इनवर्ड्स है। तो इनवर्ड फ्लक्स, ये जो इनवर्ड फ्लक्स है वो कम हो रहा है, तो कॉइल क्या करेगा, कॉइल का टेंडेंसी होगा इनवर्ड फ्लक्स बढ़ाने का। वन टेंडेंसी ऑफ द कॉइल वुड बी टू इंक्रीज द इनवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश करेगा। इनवर्ड फ्लक्स कैसे बढ़ेगा, जब वो इस फेस में साउथ पोल बना लेगा, जब वो इस फेस में साउथ पोल बना, तो इस फेस में साउथ पोल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, इस फेस में साउथ पोल बनाने के लिए उसको क्लॉकवाइज करंट घुमाना पड़ेगा। तो इस फेस में साउथ पोल बनाने के लिए क्लॉकवाइज करंट, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट आएगा। अभी भी नहीं समझा? समझा। समझ गया। ओके, let us सर assume फ्लक्स तो अंदर की तरफ जा रही है ना। हाँ, तो उसको इनवर्ड फ्लक्स कम हो रहा है ना, आप फील्ड डिक्रीज कर रहे हो, तो अंदर जाने वाला फ्लक्स कम। कहने वाला भी आप जो उस कॉइल के साथ हो रहा था, कॉइल चाहता मुझे मत बदलो, तुमको जो करना है करो, डोंट चेंज मी। तो आप इसके इनवर्ड फ्लक्स को कम करने की कोशिश करोगे, तो वो क्या करेगा, खुद से अपना इनवर्ड फ्लक्स ले आएगा। वो कैसे लेके आएगा, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। क्लॉकवाइज करंट अगर फ्लो करेगा तो करंट का भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं होता? हाँ, प्रीवियस चैप्टर में हमने ढेर सारा पढ़ा, जो करंट है, करंट का भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। हाँ, तो वो अपने मैग्नेटिक फील्ड से बनाने के लिए क्लॉकवाइज करंट ले आया, तो क्लॉकवाइज करंट आया तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आया, उसने बैलेंस कर लिया, कॉम्पनसेट कर लिया। ओके, ना एक और एग्जांपल ले रहे थे हम लोग। सपोज करो ये आउटवर्ड, बाहर की तरफ फील्ड निकल के आ रहा है, जैसे फील्ड जो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कुलर कॉइल रखा हुआ है, लूप रखा हुआ है जो भी रखा। अब इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगाया मैंने, सर्किट कंप्लीट कर दें। अब ये फील्ड जो है, ये फील्ड डिक्रीज हो रहा है, चलो इंक्रीज कर देते हैं, ये फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है। अब ये कैसे करे वो बेचारा मैनेज, इधर से जो मेरे साइड जो बाहर की तरफ फेस है, वहां से जो फ्लक्स निकल रहा है वो बढ़ रहा है, दिस फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। कैसे कॉम्पनसेट करे इसको, क्लॉकवाइज फ्लक्स को कम करना पड़ेगा। हाँ, तो ये बाहर निकलने वाले फ्लक्स को कम करना पड़ेगा। ये कैसे करेगा, ये इधर से और कुछ लाइंस ले आएगा, मतलब इनवर्ट फ्लक्स बनाने की कोशिश करेगा। इनवर्ट फ्लक्स मतलब ये फेस साउथ पोल बनना चाहिए, ये फेस साउथ पोल, मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट फ्लो। समझ गया। रेडमी, ये आदित्य पराशरी है ना, रेडमी? हाँ सर। ओके, सो ये इस केस में फिर से क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। ओके, समझा? हाँ हाँ सर।